नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना, आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री जो खरपतवार होते हैं वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र कौन है? तो लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। ये क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है, ये लद्दाख। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पर परामर्श देता है वह कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी देता है। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। इसी को महान्यायवादी भी बोलते हैं। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल देता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देता है, और जबकि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो अटॉर्नी जनरल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन जो है, इनमें से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपने पद का क्या करते हैं? शपथ नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखाकार जिसको बोलते हैं, महालेखाकार या महालेखा निरीक्षक, किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं? किसका जो है मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं? तो लोक लेखा समिति का होता है। किसका होता है? लोक लेखा समिति का जो है मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। कौन होता है? तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, अर्थात जिसको कैग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, CAG। क्लियर? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो परीक्षक जो होता है वह लोक लेखा समिति का जो होता है मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दिया था? तो 31वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 31वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का जो सदस्य संख्या है 525, उसको बढ़ा करके 545 कर दिया था, जो आज भी जो है 545 बना हुआ है। लोकसभा का सीट अभी कितना है? वर्तमान में 545 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? भारत के कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो कि देश से बाहर उनकी मृत्यु हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री का। किसके हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुआ था देश के बाहर हो गया था, ताशकंद में हो गया था। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका मृत्यु हुआ था। तो पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी,
लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा जो थे इंदिरा गांधी। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका जो है मृत्यु जो हुआ प्रधानमंत्री के पद पर ही हो गया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल एक ही बार किसमें प्रयोग हुआ है? संविधान में जो मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है वह एक ही बार हुआ है। मंत्रिमंडल का जो प्रयोग हुआ है वह एक ही बार हुआ है। तो किस अनुच्छेद में हुआ है? तो 352 में हुआ है। अनुच्छेद 352 में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो है किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर पर है। किस पर है? गोपाल स्वामी अयंगर पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? जस्ट अभी बता रहे थे, राज्य सरकार को जो कानूनी मामलों पर सलाह देता है वह महाधिवक्ता देता है। कौन देता है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। जबकि केंद्र सरकार को जो है कानूनी विषयों पर जो सलाह देता है, परामर्श देता है, वो महान्यायवादी होता है। क्लियर? महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं और महाधिवक्ता को क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन कभी कभी रहता है, ध्यान में रखिएगा। कभी एडवोकेट जनरल दे देगा, कभी महाधिवक्ता लिखेगा। क्लियर? तो राज्य सरकार को जो कानूनी मामलों में सलाह देता है वो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कहलाता है, और जो केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है उसको महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर किनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? वह प्रथम स्पीकर कौन था जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वह जीबी मावलंकर ही थे। कौन थे? जीबी मावलंकर थे। देखिए ये जीबी कर लीजिएगा, ये आर लिख दिया है, जीबी मावलंकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको जीबी मावलंकर लिख लीजिएगा, मावलंकर। क्लियर? तो प्रथम जो स्पीकर हुए वो कौन थे? लोकसभा का प्रथम स्पीकर अगर पूछेगा तो जीबी मावलंकर हो जाएगा, और जीबी मावलंकर के विरुद्ध ही जो है वो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का जो सदस्य बनता है उसके लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। उसके लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। ये दोनों क्लियर हो गया होगा। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए? 25 वर्ष, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए कितना? 25 वर्ष। ये दोनों याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा दोनों की उम्र जो है 25 वर्ष निर्धारित है। क्लियर? तो दोनों में किसी का सदस्य अगर बनना चाहते हैं, या तो लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं या तो विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपको उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? दूसरी बात है कि राज्यसभा का अगर सदस्य आप बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो न्यूनतम या आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और उसी तरह राज्य में विधान परिषद होता है। क्या होता है? राज्य में विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद का सदस्य अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो क्या समझ गए? एक राज्यसभा जो कि केंद्र में होता है, दूसरी ओर जो है विधान परिषद जो कि राज्य में होता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष,
उसी तरह विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। क्लियर हो गया होगा? ये दोनों बात याद रखिएगा, ये 30 वर्ष क्लियर हो गया होगा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? और दूसरी बात, तीसरा बात यह है कि जैसे केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, और उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछेगा तो 35 वर्ष होता है। उसी प्रकार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछ देगा तो उसका भी 35 वर्ष होता है। क्लियर हो गया होगा? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कितना न्यूनतम उम्र चाहिए, 35 वर्ष। क्लियर हो गया होगा? और जो वोट देने का अधिकार है, मनुष्यों को, जो मानव को वोट देने का अधिकार है भारत में, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्धारित किया गया है, और उसके लिए चाहिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु। 18 वर्ष का न्यूनतम आयु होने पर आप वयस्क मताधिकार के रूप में आप वोट क्या करते हैं, डालते हैं। क्लियर? आप वोट देने का क्या हो गया, आप निर्धारित किया गया 18 वर्ष। क्लियर? वोट देने के लिए निर्धारित उम्र कितना निश्चित किया गया है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष किया गया है। क्लियर हो गया होगा? तो 18 वर्ष का हम बता दिए। और चौथी बात यह है कि 21 वर्ष जो आप उम्र देख रहे हैं, ये 21 वर्ष उम्र भी होता है। तो किसका होता है, पंचायत का अगर चुनाव आप लड़ना चाहते हैं। क्लियर? तो पंचायत के चुनाव में क्या क्या होता है, मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, वार्ड सदस्य होता है, इन सभी का, अगर मेयर होता है, इन सभी का चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा? तो मुखिया, पंचायत समिति और आपका जिला परिषद, वार्ड मेंबर, ये सभी का जो सदस्य अगर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो सरकार की चर्चा कर रहा है, तो सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा जो अधिकारी होता है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है। सबसे बड़ा जो अधिकारी भारत में होता है वो मंत्रिमंडल सचिव ही होता है। क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का जो कोरम होता है वो 1/10 होता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? 1/10वां भाग जो होता है वो कोरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला होना चाहिए, ज्यादा अगर नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है बिहार में वह शिवहर का है। किसका है? शिवहर का है। क्लियर? जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला जो जिला है वह कैमूर है। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का कैमूर है। और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है। क्लियर? तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। जबकि अगर राज्य में अगर पूछ लेगा कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है तो बिहार ही है।
ये भी ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। अब बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम सबसे कम जनघनत्व वाला जो जिला है वो कैमूर है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला तो राज्य हम बता दिए बिहार, लेकिन सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। बिहार में 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, और अरुणाचल में 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। क्लियर हो गया होगा। तो यही है मैक्सिमम और न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकता है? ध्वनि जो है किसमें गमन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है दोस्तों। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में क्या करते हैं, किसी का बात कोई सुन नहीं पाता है। क्लियर। तो ध्वनि का जो सबसे अधिक वेग होता है वह ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। इस तरह का जो है इनका वेग का निर्धारण किया गया है। और निर्वात में जो होता है वेग शून्य हो जाता है, अर्थात गमन नहीं करता है। क्लियर। प्रकाश का अगर चाल पूछ लेगा कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक का जन्म कब हुआ था? तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तो 23 जुलाई 1856, देखिए यहाँ 23 जुलाई इसको कर लीजिएगा, 27 जुलाई लिख दिया है। 23 जुलाई 1856 को जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 जुलाई 1856 को तिलक जी का जन्म हुआ था। क्लियर। जबकि मृत्यु जो हो गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गया था। क्लियर। जबकि मृत्यु कब हुआ था तिलक जी का? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गया था, जब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। उसी दिन जो है तिलक जी का मृत्यु हो जाता है, ये याद रखिएगा। और उसी दिन जो है स्वराज फंड का स्थापना भी करता है। किसको चलाने के लिए? असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए किसका फंड क्या स्थापना किया था, गठन किया था? तो स्वराज फंड का स्थापना किया था, गठन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जब लगातार 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल कौन थे? बिहार में जब लगातार 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय जो राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नित्यानंद कानूनगो जब बिहार में लगातार 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, अर्थात पहली बार जो लगा 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा, दूसरी बार जो लगा 1969 में राष्ट्रपति शासन लग गया। ये लगातार दूसरी बार लग गया। तो ये लगातार जब लगा तो उस समय जो थे दोनों 1968 और 1969 में जो है दोनों में राज्यपाल जो थे बिहार का नित्यानंद कानूनगो थे। ध्यान में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो जे थॉमसन थे। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जे थॉमसन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिया है तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। क्लियर। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार का प्रथम राज्यपाल पूछ लेगा तो दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दास दौलत राम जो थे ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। क्लियर। क्योंकि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है।
शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं का चर्चा कर लिया है, नहीं का चर्चा किया है, तो एक एक क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा। एक साइड पुस्तक है, दूसरे साइड लेखक है। पुस्तक जो है डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दांते है। तो बिल्कुल डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के जो लेखक है वो दांते ही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुइस फिशर है। गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के लेखक लुइस फिशर है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तीसरा है डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिवानंद है। बिल्कुल डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक जो है शिवानंद है, जबकि डिवाइन कॉमेडी की पुस्तक जो लिखा है वो दांते ने लिखा है, और डिवाइन लाइफ पुस्तक जो लिखा है वो शिवानंद ने लिखा है। क्लियर हो गया होगा? ये तीनों सही है। चौथा कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। तो बिल्कुल ये नहीं है, आर के नारायण नहीं है दोस्तों। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है वो अरविंद घोष है, लिख लीजिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है, जबकि डिवाइन लाइफ के लेखक जो है शिवानंद है। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से गलत का हम लोग पहचान कर रहे थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आर के नारायण जो आप देख रहे हैं, आर के नारायण जो पुस्तक लिखे हैं, मालगुड़ी डेज लिखे हैं और गाइड लिखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आर के नारायण का पुस्तक कौन है? मालगुड़ी डेज है और गाइड है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किसके अनुच्छेद के तहत उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का जो अंत हुआ है वह किस अनुच्छेद के तहत उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। क्लियर हो गया होगा? और अनुच्छेद 18 जो हम लोग देखते हैं वो उपाधियों का अंत है। उन्हें अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है? उपाधियों का अंत का वर्णन है। और अनुच्छेद 14 जो वर्णन करता है वो विधि के समक्ष जो है सभी को समता का, समानता का अधिकार देता है। विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 14। क्लियर? अनुच्छेद 15 जो आपके पास जो मिला हुआ है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अर्थात धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। क्लियर? तो और अनुच्छेद 16 तो जान ही रहे हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में सभी को समानता का अधिकार दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा एवं दमन को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन द्वीप को, गोवा, दमन और दीव को, यहाँ दीव भी होना चाहिए, दीव लिखा नहीं है, दीव कर लीजिएगा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 12वां संविधान संशोधन में क्या क्या था कि गोवा, दमन द्वीप को भारत का अभिन्न अंग मान लिया था। क्लियर? तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी में गोवा, दमन एवं द्वीप की मुक्ति के लिए, गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर जो है पूर्ण अधिकार कर लिया। किन पर? गोवा, दमन द्वीप पर। कब? 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को क्या क्या था? पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई किया और दमन द्वीप, गोवा पर क्या क्या? भारत अधिकार कर लिया। क्लियर हो गया होगा? तो 12वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये फ्रांस का है दोस्तों। किसका है? फ्रांस का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों के बीच, मसालों के, ये बीच लिख दिया है, विश्व, मसालों के विश्व हो जाएगा। मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा क्या है? मसालों का जो हम लोग
भारत जो व्यापार करता है वह विश्व में कितना हिस्सा रखता है, तो 40% हिस्सा जो है भारत का है दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लघु विकास बैंक होता है, लघु उद्योग विकास बैंक होता है इसका, सिडबी का। तो सिडबी का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, कहता है कि भारत में सबसे पहले 1920 ईस्वी में चकबंदी कहाँ लागू किया था? भारत में सबसे पहले 1920 ईस्वी में चकबंदी कहाँ लागू किया था? तो बड़ौदा में किया था दोस्तों। कहाँ क्या था? बड़ौदा में किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।